हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशन 6 किया था। आज करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 11। बीच में कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हैं जो हर इलस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं और वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं जो सेलेक्टिव बड़े इलस्ट्रेशंस हैं आई एम ट्राइंग टू डू दैट टू एक्सप्लेन यू दैट। ठीक है, तो दिस इज इलस्ट्रेशन 11। ओके, हम इसको करेंगे। अभी मैंने हाफ क्वेश्चन लिखा है, डू हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये है सबसे पहला अप्रैल 1 का एंट्री ट्रांजैक्शन देखना है कि क्या है। Did he introduce capital to start business in cash, 1 lakh by check and 1 lakh cash and 5 lakh check। निधि ने क्या किया, कैपिटल लगाया बिजनेस में, कैश और चेक दोनों से। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल लगाया और बिजनेस को स्टार्ट किया। तो क्या एंट्री होती है इसकी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे। ठीक, अब हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं हमें ये देखना है। क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं, एक तो कैश, ओके, एक कैपिटल और दूसरा चेक। यानी चेक जब भी आता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक। चेक कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक। ठीक है, तो तीन चीजें जो इफेक्ट हो रही है वो कैश, बैंक और कैपिटल। ठीक, अब इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा मैं कई बार बता चुकी हूँ डेबिट और क्रेडिट का, इसलिए अब मैं बार आपको एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ कि एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। दिस इज द थंब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, एंड यू ऑल हैव टू मेमोराइज दिस। सारे डेबिट क्रेडिट इसी रूल पे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है, ये क्लियर होना चाहिए। पिछले लेक्चर्स पे चाहिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के लेक्चर पे, और वो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट जर्नल एंट्रीज कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। सो कैश, बेसिकली कैश क्या है, कैश बिजनेस में आ रहा है, उसने बिजनेस में कैश लगाया है ना, तो कैश आ रहा है। और कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक भी एसेट होता है और बैंक अकाउंट, बैंक एसेट होता है और बैंक में भी पैसा जा रहा है, तो बैंक का भी पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर से एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट भी फिर से एसेट बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ये दोनों चीजें बढ़ रही है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। टू में क्या, टू में कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों होगा क्रेडिट, कैपिटल क्या है, कैपिटल इज लायबिलिटी या कैपिटल होता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बिजनेस में कैपिटल अगर बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखते जाते हैं हम, 1 लाख, 5 लाख और टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल कैपिटल कितना है बिजनेस में, 6 लाख आ गया ना। 1 लाख कैश है, 5 लाख बैंक है, तो कितना हो गया, 6 लाख टोटल कैपिटल आ गया। ठीक है, अब आप इसमें नरेशन लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इन बैंक, या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश इन चेक। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं। नरेशन एवरी टर्म मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, ये हर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। आपको नरेशन में सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है इसका क्रक्स बताना होता है कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन अगर कोई देखे तो उसको एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ ये किस चीज का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर दैट बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड चेक। ओके, या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड चेक, ऐसा आप नरेशन लिख सकते हो। ओके, सो अप्रैल 1 अगेन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं अब हम, या फिर मैं लिख ही देती हूँ सो दैट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड चलो, दिस इज ऑल्सो एनफ नरेशन। समझ में आ रहा है कि कैपिटल लगाया गया है। ठीक है, नरेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि इसको देख के समझ में आ जाए कि ट्रांजैक्शन किस चीज का है।
देन अगेन अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन क्या, परचेज गुड्स इन कैश 25,000, परचेज गुड्स इन कैश 25,000, सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, अब तक आ गया होगा काफी लोगों को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज को हमने डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि परचेज खर्चा होता है, खर्चा जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कैश एसेट होता है, और कैश दे दिया हमने, परचेज किया तो कैश दिया, एसेट कम हो गया, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो 25,000 ये अमाउंट आएगा, और यहां पर नरेशन क्या है, गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज्ड इन कैश। देन अप्रैल 2 वाले ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताया था, ये उसी के पे बेस्ड है, ओके। तो देखिए क्या है, परचेज गुड्स 2 लाख, 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया, गुड्स ऑफ 2 लाख, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2 लाख का खरीदा गया और 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खरीदा गया, मतलब उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, ठीक। ऑन द टर्म्स ऑफ कैश डिस्काउंट एट 5% इफ पेड इन 10 days एंड 2% कैश डिस्काउंट इफ पेड इन 20 days, ओके। टर्म्स क्या है, 2 टर्म्स हैं इसमें कि कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर पाए, 20 दिन के अंदर कर दी, तो 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा ट्रांजैक्शन ये है कि 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, वो तो मिलेगा ही, वो श्योर है कि मिल रहा है। कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 5% देंगे वो अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर पाए, 20 डेज के अंदर कर दी, तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अगर आप 20 डेज के अंदर भी नहीं कर पाए तो आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये पूरे ट्रांजैक्शन का मतलब है, ठीक। अब इस ट्रांजैक्शन में हम जो एंट्री करेंगे वो हम देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, अप्रैल 2 परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे भाई, परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ गया, हमने कुछ परचेज किया, डेबिट करेंगे, ठीक। 2 क्लियर है कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कैश में गुड्स नहीं खरीदा गया है। किस बात से क्लियर है, पहली बात तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इस बात से क्लियर है। प्रभात इलेक्ट्रिकल लिखा है और ये नहीं लिखा है कि कैश में पेमेंट हुआ है, तो इसलिए ये बात तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी उधार में माल खरीदा गया है, ये बात क्लियर है। तो जब उधार में खरीदते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 में हम सेलर का नाम लिखते हैं। अगर हमने उधार में खरीदा है तो जिससे खरीदा है ना, हम उसका नाम लिखते हैं। तो ये हो गया 2 प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, ये आपका एंट्री बन गया। अब कैश डिस्काउंट जो इतना लंबा चौड़ा ये दिया है ना, पहले हम उसकी कोई एंट्री अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पेमेंट की कोई डिटेल नहीं आई है, हो सकता है आगे आए, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास पेमेंट की कोई डिटेल नहीं आई है। तो अभी हमारे पास जितनी डिटेल है हम उसकी एंट्री करेंगे आज के डेट में। तो आज के डेट में हमारे पास यही डिटेल है कि गुड्स परचेज किया गया है, 2 लाख का किया गया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और ये क्रेडिट परचेज है। इतनी बात हमें मालूम है, तो हमने क्रेडिट परचेज की एंट्री कर दी। और अब हम अमाउंट डालेंगे। अमाउंट में क्या डालेंगे, 2 लाख रुपए का खरीदा था और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2 लाख रुपए, ठीक, और 10% यानी 20,000 रुपए। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपए। ये अमाउंट हमें डिस्काउंट मिल गया है, ये अमाउंट हमें डिस्काउंट मिल गया है। मैंने पहले बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग से हम डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड करके नहीं लिखते, हम सिर्फ अमाउंट में माइनस कर देते हैं। तो 2 लाख रुपए का माल था, 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है, यानी जो एक्चुअल में खरीदा गया वो कितने का खरीदा गया है, 1,80,000। कितने का, 1,80,000। यहां तक बात समझ में आई कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ है
यहाँ पर जो परचेज हुआ है वो क्या है, 1,80,000 का है। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी एंट्री हमने कर ली है। अब इनके पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया या 20 दिन के अंदर किया। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगेन April 2 का डेट है, जो डेट होगा हम वो डेट जरूर डालेंगे। इशूड चेक ऑन एडवांस फॉर गुड्स, ठीक है, इशूड चेक ऑन एडवांस फॉर गुड्स 1 लाख रुपीज, यानी एडवांस पेमेंट के लिए चेक दिया है। एडवांस पेमेंट के लिए चेक दिया है मतलब एक तरह से परचेज किया जा रहा है पर उसके लिए पैसा एडवांस में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे एडवांस फॉर परचेजेस। हो तो ये परचेज ही रहा है और सबको मालूम है कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बस एडवांस दे दिया गया है ना, तो एडवांस फॉर परचेज। और क्या चीज दिया गया है यहाँ पर, कैश नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, चेक दिया गया। और चेक की जगह हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेज डेबिट होता है, खर्चा होता है, बस परचेज के लिए एडवांस दिया है तो एडवांस फॉर परचेजेस जो है वो डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि चेक दिया है हमने, कोई कैश नहीं दिया है। ठीक है, 1 लाख। ओके, एडवांस पेमेंट गिवन, एडवांस पेमेंट। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम थर्ड पे, April 3 पे। ये एंट्री भी देखिए क्या है, ये भी फिर से ट्रेड डिस्काउंट और कुछ कैश डिस्काउंट की एंट्री है तो हमें देखना है। परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस 25% टीडी। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, मैंने लिखा है यहाँ पर कि टीडी शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तो परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, 2 लाख का माल खरीदा और 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग 2% कैश डिस्काउंट, और तुरंत पेमेंट कर दिया गया 2% और कैश डिस्काउंट लेते हुए। यानी हमने 2 लाख का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें मिला ही 25% का और हमने 2% कैश डिस्काउंट भी लिया क्योंकि हमने तुरंत पेमेंट कर दिया। ओके, अब पेमेंट वॉज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड 200 बैंक चार्जेस। तो और इसका जो पेमेंट हुआ इस परचेज का वो कैसे हुआ, वो बैंक ड्राफ्ट से हुआ। तो बैंक ड्राफ्ट से जब पेमेंट करते हो तो बैंक कुछ ड्राफ्ट बनाने का भी चार्ज लेती है। वो चार्ज कितना लिया बैंक ने, 200 रुपीज। ठीक है, ये पूरा एक ट्रांजैक्शन है। क्या क्या ट्रांजैक्शन है कि 2 लाख रुपए का माल खरीदा, 25% ट्रेड डिस्काउंट था, ओके, 2% कैश डिस्काउंट था, हमने तुरंत पेमेंट कर दिया। पेमेंट कैसे किया, बैंक ड्राफ्ट से किया। बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए हमें 200 रुपए बैंक चार्ज भी देने पड़े। ये पूरा ट्रांजैक्शन। अब इसकी एंट्री देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। एक तो सबसे पहले मैं परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज डेबिट होता है क्योंकि परचेज खर्चा होता है। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा और क्या चीज डेबिट हो जाएगा, और भी इसमें क्या दिख रहा है, और तो हमें दिख रहा है कि पेमेंट हुआ है। ओके, पेमेंट हुआ है तो बैंक से पैसे गए हैं, बैंक से पैसे गए हैं, बैंक एसेट होता है, एसेट कम हो गया ना, बैंक से पैसे चले गए तो कम हो गया तो वो तो क्रेडिट होगा, तो बैंक जो है वो तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट और भी कुछ हो रहा है क्या, ये जो 200 रुपए बैंक चार्ज दिए हैं ये भी खर्चा है ना, बैंक चार्ज पे किया गया है ये भी खर्चा है। तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा क्योंकि ये भी खर्चा, खर्चा बढ़ा तो डेबिट होगा। बात समझ आ गई, बैंक चार्ज खर्चा है। अब एक तो भाई बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट हुआ है बैंक से,
पैसे तो बैंक से ही गए हैं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और कुछ भी क्रेडिट होगा क्या, और कुछ उसमें ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट होगा, कैश डिस्काउंट मिला है हमें। मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, चाहे वो दिया जाए चाहे वो लिया जाए। यहां पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 2% कैश डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट तुरंत कर दिया है। तो ये डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में आता है, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट, जो चीज इनकम है, इनकम बढ़ी तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने परचेज को डेबिट किया क्योंकि खर्चा है, बैंक चार्ज भी खर्चा है, बैंक से पैसे गए, एसेट कम हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम बढ़ा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहां तक समझ आ गई बात। अब हम इसका अमाउंट देखेंगे। अमाउंट क्या है, 2 लाख रुपए का माल था, ठीक बात है, 2 लाख रुपए का माल था, 2 लाख पे 25% तो उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 2 लाख का 25% उन्होंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तो यानी एक्चुअल परचेज कितना हुआ, एक्चुअल परचेज कितने का हुआ, एक्चुअल परचेज हुआ 1,50,000 का, ठीक। एक्चुअल परचेज कितने का हुआ, 1,50,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले ही दे दिया गया था, ठीक। बैंक चार्ज कितने रुपए पे किए गए, 200 रुपए बैंक चार्ज पे कर दिए गए, बात समझ आ गई। बैंक चार्ज 200 रुपए पे कर दिए गए, ओके। अब टू बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो हमें पेमेंट करना है या जो हमने पेमेंट किया उसे, परचेज हमने इतने का किया और बैंक चार्ज इतने का हुआ, 200 रुपए हमने बैंक चार्ज दे दिया, वो तो है। और बैंक अकाउंट में जो पैसे हमारे बैंक से गए पेमेंट के लिए, वो हम टू बैंक अकाउंट में लिखेंगे। इसको अभी रुक जाते हैं, हम पहले आते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड में। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमें कितना रुपए डिस्काउंट मिला, 2% डिस्काउंट मिलना था, 2% कैश डिस्काउंट मिलना था। किस अमाउंट पे मिलेगा, 2% कैश डिस्काउंट इस 2 लाख पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा, जब ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट हम देते हैं उस पे मिलता है हमें कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 1.5 लाख का 1,50,000 का 2%, 1,50,000 का 2% कितना आएगा, 30,000, ठीक है, 3,000 सॉरी, है ना, 3,000 आएगा, 3 to the 30, यस। तो 1.5 लाख का 2% कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 3,000। तो हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिलेगा, 3,000 रुपए। तो डिस्काउंट के सामने हम लिख देंगे 3,000 रुपीज डिस्काउंट मिला हमें, ओके। 3,000 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल गया। अब जो अमाउंट बैलेंस बच रहा है वो अमाउंट हमें पे करना होगा। भाई 1,50,000 जो था वो परचेज था टोटल, उतने का 200 रुपए बैंक चार्ज में चले गए, और इनमें से 3,000 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया। तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट ही हमें पे करना है, यानी आपको बैलेंस निकालना है कि बैलेंस कितना बचा, ओके। सिंपल है, 1,50,000 प्लस 200, 1,50,200 माइनस 3,000, 1,47,200, ठीक है, 1,47,200 ये अमाउंट हमें पे करना है। मतलब हमने क्या किया, इसका टोटल किया, उसमें से इसको माइनस किया, तो हमारा ये अमाउंट आ गया। बात समझ आ गई। तो ये था अप्रैल 3 का एंट्री। यहां तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट आए हैं यहाँ पर बार बार। ये 2 और बच रहे हैं नीचे के, अभी और भी हैं इसमें आगे, मैं अभी और करवाऊंगी। ये पूरा इलस्ट्रेशन हम खत्म करेंगे आज। जस्ट दैट आई हैव लेस स्पेस, तो मैं इसी में कवर करने की कोशिश करती हूँ। अब इसके आगे की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। इसके आगे कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 40,000,
गुड्स बेचा गया है कैश में, मतलब कैश दिया गया है और गुड्स बेच दिया गया है। ठीक है, कौन सा डेट है ये? अप्रैल 5, 5 अप्रैल का है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 40,000। कैश आ गया बिजनेस में, कैश आ गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। ये बात तो रट गई होगी, अभी तक नहीं रटी है तो रट लो। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होता है, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो गुड्स बेच दिया गया कितने में? 40,000 में। ठीक, गुड्स सोल्ड इन कैश। ओके, एंड द नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है अप्रैल 5 का, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अप्रैल 5 का ट्रांजैक्शन है कि पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 1 लाख। पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 1 लाख। अब देखो यहां पर था ना, कहां पर था? हमने खरीदा था ये अप्रैल 2 में। कहां से खरीदा था? प्रभात इलेक्ट्रिक से। ओके, क्या कंडीशन थी कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो 5% मिलेगा और 20 दिन के अंदर किया तो 2% मिलेगा। इन्होंने कितने दिन के अंदर कर दिया? कि 1 लाख रुपए, पूरा तो अभी नहीं किया, लेकिन 1 लाख रुपए इन्होंने कितने दिन के अंदर कर दिया? 10 दिन के अंदर कर दिया, क्योंकि 2 अप्रैल को खरीदा गया था, 5 अप्रैल को इन्होंने कर दिया। तो 10 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया? पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, यहां तक बात एकदम समझ में आ गई। तो पहली बात, डेबिट कौन होगा? प्रभात इलेक्ट्रिकल। क्यों होगा भाई? क्यों होगा प्रभात इलेक्ट्रिकल? कौन था हमारा? क्रेडिटर था। क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, तो क्या होगी? डेबिट होगी। प्रभात इलेक्ट्रिकल डेबिट। ठीक है, प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी जो भी है डेबिट। ओके, 2 पेमेंट किया गया कैश, कैश अकाउंट, और 2 डिस्काउंट कुछ तो मिलेगा ना इनको। 10 दिन के अंदर कर दिया इन्होंने पेमेंट, तो डिस्काउंट तो मिलना बनता है ना, कि नहीं मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट मिलेगा ना? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना देना था? कितना दिया इन्होंने? पेमेंट कितना किया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कर दिया। ओके, और 2 कैश और 2 डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना मिलेगा पहले ये देख लेते हैं हम। 10 दिन के अंदर है तो 5% मिलेगा डिस्काउंट। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो कितना डिस्काउंट है? 5%। 1 लाख का 5% कितना आएगा? 5,000। ये सब कैलकुलेशन अब ऐसे ही हो जानी चाहिए। 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, 5,000। ठीक है, और कैश अकाउंट पे अब कितना दिया उन्होंने? 95,000, क्योंकि 5,000 जो है वो डिस्काउंट मिल गया। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? प्रभात इलेक्ट्रिकल को पे किया, वो हमारी लाइबिलिटी थे, हमें उन्हें पे करना था। लाइबिलिटी थोड़ी कम हुई क्योंकि हमने कुछ पेमेंट कर दिया। जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, हमारे पास से कैश चला गया, एसेट कम हो गया तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। कैश में हमने पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इनकम जब बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा? प्रभात इलेक्ट्रिकल को 1 लाख रुपए पे किए, डिस्काउंट दे दिया उन्होंने 5,000, क्योंकि उनका टर्म्स एंड कंडीशन था कि अगर आप 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ये पेमेंट 10 दिन के अंदर हो गया तो 5% डिस्काउंट मिल गया। 5,000 का डिस्काउंट मिला तो अब पेमेंट कितना हुआ? 95,000। ठीक है, 95,000 पेमेंट मेड टू प्रभात इलेक्ट्रिक and discount received। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हम इसके आगे को क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे अभी हैं, 30 अप्रैल तक जाएगा, तो अब हम 30 अप्रैल तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट विल बी टाइम टेकन बट हम करेंगे। जो अगला ट्रांजैक्शन है
अप्रैल 7 का, ओके, अप्रैल 5 तक हो गया, अप्रैल 7 पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहित ऑन द टर्म्स दैट, मोहित को माल बेचा गया, टर्म्स क्या थे कि सीडी यानी कैश डिस्काउंट शैल बी गिवन एट द रेट ऑफ 5% इफ पेड इन 7 days। मतलब मोहित को माल बेचा गया, क्या कंडीशन थी कि अगर 7 दिन में पे हो गया तो कितना % कैश डिस्काउंट देंगे, 5%। अगर मोहित ने 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो 5% कैश डिस्काउंट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर 30 अप्रैल तक पे किया, अगर 30 अप्रैल तक पे किया मतलब 7 दिन के अंदर नहीं कर पाया, 30 अप्रैल तक लेकिन कर दिया तो 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ आ गई? कितने का माल बेचा गया था, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का। तो सबसे पहले हम डेट डाल लें जरा सा, अप्रैल 7, ओके। अब इससे क्या बात समझ में आ रही है कि पहली बात तो सेल्स हुआ है, ओके, सेल्स हुआ है, कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, इतने सारे टर्म्स कंडीशन है, सीधी सीधी बात है, क्रेडिट में हुआ है, तभी डिस्काउंट देने की बात आ रही है कि आप पेमेंट कर दो अभी या कल कर दो या 7 दिन के अंदर कर दो। तो मतलब ये क्रेडिट सेल्स है, ओके। क्रेडिट सेल्स में क्या करते हैं, हम लिखते हैं जिसको बेचा है उसका नाम, तो मोहित को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट सेल्स में हम जिसको बेचा होता है ना उसका नाम लिखते हैं, तो मोहित को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, कैश, वो है कैश डिस्काउंट की बात है। हाँ जी, तो सिर्फ कैश डिस्काउंट है, कितने का, 50,000 का, 50,000 का सेल्स है ये, ओके। ये सेल्स जो है 50,000 का है, क्रेडिट सेल्स है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। कंडीशन है कि अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो 5% कैश डिस्काउंट, और अगर 30 अप्रैल तक पेमेंट हो गई तो 2% कैश डिस्काउंट, ठीक। इस ट्रांजैक्शन में अभी हमने पेमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि अभी क्या पेमेंट मिला है, अभी कोई पेमेंट नहीं मिला है इस डेट तक, अप्रैल 7 के डेट तक अभी कोई पेमेंट नहीं मिला है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल्स की एंट्री करेंगे। क्या डिस्काउंट दिया गया, क्या पेमेंट मिला, इस बारे में अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जब तक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती कि कब किस डेट को कितनी पेमेंट हुई है, ओके। तो ये एंट्री है क्रेडिट सेल्स की। मोहित को हमने डेबिट किया क्योंकि मोहित को हमने माल बेचा है, उधार में बेचा है। मोहित डेटर है, डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ गया तो मोहित डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मोहित इज एसेट और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। सेल्स इनकम होती है, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, ठीक। ये हो गया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा गया। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ जी। अब आ जाओ अप्रैल 11 पे, अगले दिन पे, अप्रैल 11, सोल्ड गुड्स टू करण एट 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू करण एट 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। करण को माल बेचा गया, रेट क्या था, 25,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया, 10%। तो अब हम पहले करण को माल बेचा गया, यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि कैश में सेल्स हुआ है, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, यानी कहां पर कैसे सेल हुआ होगा, क्रेडिट में, ठीक है। अगर नहीं लिखा है कि कैश में सेल हुआ है और नाम लिखा है कि किसको बेचा, तो यानी क्रेडिट सेल्स है, ये बात याद रखनी है। तो करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नाम के आगे अकाउंट लगा रहे हैं तो नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के तब अकाउंट लिखेंगे। करंस अकाउंट होगा, वो करंट अकाउंट नहीं होगा, इसलिए नाम के आगे तो अकाउंट मत लगाइए। इफ यू वांट टू पुट, सो यू हैव टू पुट अपोस्ट्रोफी एस एंड देन अकाउंट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं अगर नाम के आगे अकाउंट लिखना है। तो करण को उधार में माल बेचा गया, करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई एंट्री। और अमाउंट कितना आएगा, 25,000 का बेचा गया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद, 25,000 का 10% कितना होगा, 2500। 25,000 का 10% 2500 होगा, ठीक है।
22,500, यानी ये जो सेल हुई है ये कितने की हुई है? 22,500 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो द सेल अमाउंट इज 22,500. ओके, goods sold on credit and trade, आप लिख सकते हो आगे कि and 10% trade discount is given. ओके, ये हो गया. अब अप्रैल 11 को ही एक और ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन ये है, एक और ट्रांजैक्शन है. क्या है? अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट. मोहित से अमाउंट लिया गया कैश डिस्काउंट के बाद. मोहित को हमने माल कहां पर बेचा था? यहाँ पर. देखो क्या कंडीशन थे, 7 दिन के अंदर पे कर देगा तो 5% है, और 30 तारीख तक पे करेगा तो 2% है. तो मोहित ने कितने दिन में पे कर दिया है? 7 तारीख को बेचा था, 11 तारीख को पे कर दिया है. इसका मतलब कि 7 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है मोहित ने. ठीक है, तो मोहित को कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए? 5% मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 7 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है. तो अब अप्रैल 11 को ही एक और एंट्री होगी मोहित के पेमेंट रिसीव की. किस चीज की एंट्री होगी? मोहित के पेमेंट रिसीव की. अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट. तो मोहित से पेमेंट लिया गया, कैश आया होगा भाई, बिजनेस में कैश आया तो एसेट बढ़ा. ठीक है, अब मोहित को डिस्काउंट देना है ना, हमने बेचा है माल तो हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन थे कि 7 डेज के अंदर अगर पेमेंट हो गया तो 5% कैश डिस्काउंट है. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट. ओके, मोहित से हमने पेमेंट लिया. ठीक है, कैश आया होगा, डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसेस है, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेबिट किया. डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस बढ़ा, डेबिट किया. टू मोहित. टू कौन? मोहित. मोहित हमारा डेटर था, उसने पेमेंट कर दिया, डेटर कम हो गया. डेटर जब कम हो जाता है यानी एसेट जब कम हो जाता है तो क्रेडिट. ठीक है, टू मोहित. बात समझ आ गई? अब हम इसमें अमाउंट जरा देख लें. मोहित से अमाउंट हमने कैसे लिया होगा? 50,000 का माल बेचा था. ठीक है, और 5% कैश डिस्काउंट देना है. 5% कैश डिस्काउंट देना है. तो मोहित को माल कितने का बेचा था? 50,000 का. ठीक, और 5% कितना आएगा 50,000 का? 2,500. ये आएगा ना, 50,000 का 5% कितना आएगा? 2,500. तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने मोहित से लिया, यानी मोहित से हमने 47,500 लिए, डिस्काउंट दिया 2,500 और लेना कितना था? 50,000. ठीक है, ये पूरी एंट्री समझ आ गई कि मोहित से हमने पेमेंट रिसीव किया है, कैश में रिसीव किया है, 5% डिस्काउंट दिया है. ठीक है, और टोटल क्रेडिट में क्या अमाउंट जाएगा? 50,000. मोहित से ट्रांजैक्शन कितने का हुआ था? 50,000 का. यहां तक क्लियर? तो यहां तक हमने कर लिया अप्रैल 11 तक. अब आते हैं अप्रैल 13 पे. अप्रैल 13 received check from Karan in full settlement 21,500. received check from Karan in full settlement. ठीक है, तो करण से चेक रिसीव किया है हमने. जनरली हम चेक का जब भी ट्रांजैक्शन आता है तो हम बैंक अकाउंट डालते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चेक हाथ में आया है अभी और वो चेक बैंक में नहीं गया है डायरेक्टली, वो चेक अभी हमारे पास रिसीव्ड है खाली, तो हम उसको लिखेंगे चेक इन हैंड. ठीक है, हम उसको क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड. कितना रुपए चेक लिया है करण से? 21,500 का. कितना रुपए का चेक है? 21,500 का. ठीक है, अब यहां पर देखो 2 में क्या आएगा? अभी एक चीज और है, चेक इन हैंड है 21,500 का, और किससे लिया है? टू करण. करण को माल कितने का बेचा था हमने? 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. ये देखो, ये करण का सेल्स है ना. कितने का माल बेचा था? 22,500 का, लेकिन
चेक कितने का लिया है? 21,500 का। और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि इतने अमाउंट पे हमने सेटल कर दिया, अब करण को और कोई पैसे नहीं देने हैं। तो करण ने 21,500 पे कर दिया, बाकी जो अमाउंट है वो उसका डिस्काउंट मान लिया जाएगा। करण को देने कितने थे? 22,500, दिया कितना? 21,500। लिखा है फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब कि 1,000 रुपए का जो गैप है वो क्या है? वो डिस्काउंट है। तो हमने करण को क्या किया? डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड 1000 और करण से जो पूरा ट्रांजैक्शन का वो था 22,500 का। चेक लिया 21,500 का, डिस्काउंट दिया 1000 रुपए का टू करण, ठीक है, 22,500। फिर एक और ट्रांजैक्शन है अप्रैल 13 को, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक। प्रभात इलेक्ट्रिक वाला अभी मैंने बोर्ड से क्वेश्चन वो रब कर दिया, वो पार्ट। प्रभात इलेक्ट्रिक जो था उनको हमने बैलेंस अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। प्रभात इलेक्ट्रिक को हमने बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। क्या था उसमें? प्रभात इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में, प्रभात इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे ना। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे कि, मैं बताती हूं आप लोगों को, प्रभात इलेक्ट्रिक में 2 लाख रुपए का माल खरीदा था, ठीक है, और 2 लाख रुपए का माल खरीदा था। टर्म्स एंड कंडीशन थे कि अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर हो जाता है तो 5% कैश डिस्काउंट होगा, और अगर 20 डेज में हो जाता है तो 2% कैश डिस्काउंट होगा, ठीक। और उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर भी दिया था, जिसमें उन्हें 5% कैश डिस्काउंट मिला था, ठीक है। इतनी बात हुई थी। अब इस बात को जरा सा हम याद रखेंगे कि 2 लाख रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन था, ठीक है। उसमें से 1 लाख रुपए तो उन्होंने पे कर दिया, और बचा कितना? 1 लाख पे करना बाकी था, यानी ये बैलेंस अमाउंट अब पे कर दिया गया है। ओके, कंडीशन क्या थी कि 10 दिन के अंदर 5% पे करेंगे। तो 10 दिन हुए क्या? वो था 2 अप्रैल को, और ये है 13 अप्रैल को। तो 10 दिन नहीं हुए, कितने दिन हुए? 10 दिन से ऊपर हो गए। तो कंडीशन क्या थी कि 20 दिन के अंदर अगर पे करेंगे तो 2% कैश डिस्काउंट होगा। 20 दिन के अंदर अगर पे करेंगे तो 2% कैश डिस्काउंट होगा। तो 1 लाख रुपए पहले पे हो चुके थे, हमने इसके पहले एंट्री की है अभी। अब कितना बचा? 1 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी है। तो 1 लाख रुपए हम 20 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा? 2% मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा? 2% मिलेगा। तो प्रभात इलेक्ट्रिक 2 हम पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंट्री समझ में आ गई? प्रभात इलेक्ट्रिकल को पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, और 20 दिन के अंदर कर दिया, तो हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। बात समझ में आ गई? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की होती है, ठीक। प्रभात इलेक्ट्रिकल को हमने पे कर दिया, वो हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट होगा, ठीक। कैश में पे किया, कैश चला गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक। अब हम इसका अमाउंट देख ले। 1 लाख रुपए पे करना बाकी था, पहले 1 लाख रुपए पे किया जा चुका था, ठीक है। 1 लाख रुपए पे करना बाकी था। 1 लाख का 2% कितना आएगा? डिस्काउंट मिल रहा है हमें कितने का? वेट 2 लाख नहीं, 1 लाख नहीं पे करना था हमें, वेट 2 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट भी था। 2 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो याद होगा 1,80,000 रुपए पे करना बाकी था, जिसमें से 1 लाख पे किया जा चुका है। अब बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 80,000 बचा। समझ आया? 2 लाख का ट्रांजैक्शन था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था शुरू में, वो हो गया पेमेंट। फिर 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया था, तो 1,80,000 पे करना था, जिसमें से 1 लाख का हो गया, तो कितना बचा? 80,000। प्रभात इलेक्ट्रिक को कितना पे करना था?
80,000। हम आप अप्रैल 2 के ट्रांजैक्शन को वापस से ध्यान से पढ़ोगे तो क्या आएगा कि 2 लाख का ट्रांजैक्शन था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था, यानी 20,000 ट्रेड डिस्काउंट था, यानी एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ 1,80,000 का। 1,80,000 में से 1 लाख इज ऑलरेडी पेड, 1 लाख पेमेंट हो गया और अब बाकी कितना बचा 80,000। ठीक है, अब 80,000 पे क्योंकि 20 दिन के अंदर पे हो रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा 2%। तो 80,000 का 2% कितना होगा 1,600 होगा। आप निकालोगे जब तो 80,000 का 2% आएगा, 80,000 का 2% आएगा 1,600। ठीक है, 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए डिस्काउंट मिल गया। अब अमाउंट हम पे कितना करेंगे, 80,000 पे करना था, 1,600 रुपए डिस्काउंट मिल गया तो पे कितना करेंगे हम, ये थोड़ा सीधे नहीं लिख पाई मैं, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रभात इलेक्ट्रिक के सामने 80,000 80,000 और 1,600 डिस्काउंट मिल गया। तो अब कितना पे हो जाएगा, ठीक है 78,400। ठीक है, ये अमाउंट पेमेंट हो जाएगा प्रभात इलेक्ट्रिकल को। यहां तक बात समझ में आ गई, अप्रैल 13 तक का ट्रांजैक्शन डन है। आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब अप्रैल 14 चेक रिसीव फ्रॉम करंट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब वो चेक जो है चेक इन हैंड हमने लिखा था वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। चेक इन हैंड जो हमने लिखा था ना, अभी के चेक इन हैंड चेक उस टाइम डिपॉजिट नहीं हुआ था, वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो क्या होगा, बैंक बढ़ गया, बैंक में पैसे चले गए तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। कितने रुपए का चेक मिला था करण से, करण से चेक कितने का मिला था 21,500, 21,500 का चेक मिला था करण से। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। 21,500 का चेक मिला था करण से। हमारी यहां तक की एंट्री हो गई है अप्रैल 14 तक की। 3 एंट्री और बची है, मैं करके दिखाती हूँ, ये रब कर रही हूं मैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन जो है, इसे अच्छे से करोगे तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसके कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कब क्या देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैसे ट्रांजैक्शंस दिए थे। ठीक है, तो अभी तक हमने वो सारे किए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर, बैंक चार्जेस अप्रैल 20। सबसे पहले तो डेट डाल दिया करो भाई, अप्रैल 20 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या हो गया, खर्चा हो गया ना आपके लिए, बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्यों हुआ टू बैंक, देखो बैंक ने चार्ज किए हैं। बैंक क्या करता है, जब से कोई इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑटो डिडक्ट हो जाता है। तो बैंक ने क्या किया, जो आपका बैंक कम था उसमें से अपना 200 रुपए का चार्ज काट लिया। ठीक है, तो आपका बैंक चार्ज खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया, और बैंक एसेट है, एसेट में से 200 रुपए कम हो गए, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक चार्जेस 200 रुपीज की एंट्री हो गई। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि आपने चेक से पे किया, कैश में पे किया, तो आप कैश मान के चलोगे, कैश में पेमेंट हुआ 2,500। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। एंड देन लास्ट वन इज पेड सैलरीज टू स्टाफ।
पेड सैलरीज टू स्टाफ April 30। सैलरी खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किस में सैलरी पे की गई होगी, कैश में पे की गई होगी या बैंक पे पे की गई होगी। ठीक है, 20,000 20,000 की सैलरी पे की गई। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि काफी बड़ा था, बट दिस इज नाउ डन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।